2020 और 2021 में लॉकडाउन लगा, वो आयुष विभाग के एक तरह से स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के अंडर आता है। कहाँ गायब थे हमारे मंत्री जी? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। मैंने तो मीडिया पे भी आके, सोशल मीडिया पे भी आके कई बार ये वाला सवाल उठाया कि मंत्री जी आप कहाँ पर हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत थी उसमें। तब कहीं से कहीं तक जब विकास दिखना चाहिए था तब तो दिखाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है वो विकास नहीं कर रही? वो तो फीते काटने का काम कर रही हैं। 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास कार्य हमने करे थे, जिसके शिलान्यास हो चुके थे और जिसका ब्लूप्रिंट बन के सब कुछ तैयार हो चुका था, जिस पे काम चल रहा था, उन्होंने दोबारा से जाके या तो नाम बदलने का काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शाहिल खान जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। शाहिल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए विपिन भाई। सबसे पहला सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं, भीड़ बहुत जुट रही है। भीड़ तो आप जैसे चैनल को तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। भीड़ कैसे जुटाई जा रही है वो आप देखिए। भीड़ जुटाने के लिए आपकी अभी फ़िलहाल अगर मैं अपने यहाँ पे जो ज़िले स्तर की बात करूं तो यहाँ पे भी रैली हुई थी। हमारे गृह मंत्री जी भी आए थे यहाँ पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें। उन्होंने तो अवकाश घोषित कर दिया। आप बताइए, लोकतंत्र में राजनीतिक आपकी रैली हो रही है और आप राजनीतिक रैली को सफल बनाने के लिए आप उसमें जो आंगनवाड़ी की जो वो जो आंगनवाड़ी वाली जो हमारी जो महिलाएँ हैं उन्हें बुलाते हैं, आशाएँ जो हैं हमारी उन्हें बुलाते हैं, आप जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें बुलाते हैं और आप प्रशासन से प्रधानों के ऊपर दबाव डलवाते हैं कि वहाँ पर भीड़ लेके आओ। उसके बावजूद भी वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होती। तो मुझे तो दिखाई नहीं देता। भीड़ अगर दिखाई दे रही है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की रैलियों में उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए, चारों तरफ आदमी ही आदमी है, वो उनको सुनने भी आ रहा है और आप देखेंगे कि 2022 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा और 400 के प्लस यहाँ पर सीटें जो हैं वो हमारी समाजवादी पार्टी लेके जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि उस भीड़ में मुस्लिम भी जा रहा है। समाजवादी पार्टी का तो मुस्लिम वोटों पर बड़ा दावा है। देखिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उसमें मुस्लिम जा रहा है। इक्का दुक्का अगर कोई मुस्लिम चला गया तो मैं नहीं मानता कि वो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करता है। एक आधा पता नहीं, वो हो सकता है कि भीड़ हो सकता है किसी को टोपी पहना के भेज दिया हो। तो मैं नहीं मानता कि देखिए कोई भी समाज खाली अगर हमें हिंदू मुस्लिम की तो बात हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारी पार्टी में इस तरह की बातें नहीं होती। हमारी पार्टी जो होती है वो सर समाज का सम्मान करती है, सभी समाज के वर्गों को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। तो अभी आप देखेंगे कि यही रीज़न है कि इन लोगों ने जो है राष्ट्रवाद के नाम पर जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया है, धर्म के नाम पर बांटते हैं, बिरादरी के नाम पर बांटते हैं। तो बेरोज़गारी जो आपके जो कोर इश्यूज़ हैं जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे प्रदेश के, वो सब के सब पीछे छूट गए हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम कोर इश्यूज़ जैसे हैं, जैसे कि बेरोज़गारी इतनी बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है, गरीबी इतनी हो गई है, आपका यहाँ पर जो अपराध है उसमें हमारा अपराध जो इनके खुद के जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आता है। महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं, जो यहाँ पे जो रेप की जो हत्याएं, वो जो घटनाएं हो रही हैं, और जो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो हिंसक अपराध है उसमें हमारा नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ये जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये गोदी मीडिया के थ्रू कि यहाँ पर अपराध नहीं है, तो अपराध तो आप देखेंगे कि अपराध मुकदमे दर्ज भी नहीं करती पुलिस, उसके बावजूद हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 इनके सरकारी आंकड़ों में कैसे आ गया? तो अपराध बिल्कुल निरंकुश है। जो कानून व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है और बहुत बुरी तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो फैलता जा रहा है। जो मुस्लिम भाजपा की रैलियों में जा रहे हैं वो जय श्री राम भी बोल रहे हैं। मौलाना जी कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, आपको भी चुनाव लड़ना है। आपका क्या पक्ष है इस पर? नहीं, मुझे नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। और जो हमारे जो श्री राम जी हैं उनकी देखिए, उनमें करोड़ों लोगों की आस्था है, वो एक आस्था का विषय है। हमें सभी जो महापुरुष हुए हैं, सभी जो धर्म हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो उसमें तो उस तरह की वीडियो जो आप बता रहे हैं मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। लेकिन अगर कोई किसी मतलब अगर कोई सम्मान अगर हम किसी धर्म का करते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है उसके अंदर। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है 2022 में किसी प्रकार का करिश्मा होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, फाइनल है। और ये
इतिहास लिखने का काम होगा। आप देखेंगे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर 400 सीटों का दावा कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के ही कर रहे हैं। उन्हें पता है जिस प्रकार से जनता त्रस्त है और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है और जिस प्रकार से गरीबों की और किसानों की जो है उनकी जेब से पैसा निकाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने का काम हो रहा है, ये जो जनता है वो समझ चुकी है। और आप देखेंगे कि 2022 का जब चुनाव होगा तो एक तरफा जो जीत होगी वो समाजवादी पार्टी की और आरएलडी के गठबंधन की होगी। ठाकुर विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी में हैं। उधर जगपाल दास कह रहे हैं कि टिकट तो मुझे मिलेगा। जगपाल दास पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उनके पिताजी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं, आपका दावा कितना मजबूत है? देखिए, पार्टी से टिकट उसे मिलेगा जितना मैं समझता हूँ, जितना हमारी पार्टी का जो एक तरह से गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं पार्टी से टिकट की, वो टिकट की गाइडलाइंस ये हैं कि जो समाजवादी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा, जो समाजवादी की जो लड़ाई है, जो समाज के सभी वर्गों की लड़ाई है, समाजवादी का झंडा उठाकर जो सड़क पर लड़ने का काम करेगा, टिकट उसका होगा। अगर आप देखेंगे 2020 और 2021 का जब लॉकडाउन लगा, और चाहे आप वो सिर्फ अभी की बात नहीं है, सर्दियों में जैसे कि मैंने आज भी एक प्रोग्राम यहाँ पर अपने आवास पे किया हुआ था जिसमें हम तकरीबन 25,000 कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन जब लगा तब मैं घर घर जाकर मैंने लोगों को राशन पानी देने का काम किया, वस्त्र देने का काम किया, उनकी जितनी मदद हो सकती थी वो किया। आप हम अपनी जो कृषि कानून को लेके जो एहतजाज, जो हमारी जो पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए, हमने धरना स्थल पे जाके अपना प्रदर्शन किया, साइकिल रैली हुई, हमारी ट्रैक्टर रैली हुई, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन हुआ है वो हमारे उस पर हुआ है, इस स्तर पर हुआ है। और मैं समझता हूँ जिसने समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है और लड़ाई जो है वो सड़क पर उतर के लड़ी है, टिकट भी उसी का ही होगा। चर्चाएं ये हैं कि साहिल खान को 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब कंबल भी वितरण हो रहा है, राशन भी वितरण हो रहा है। नहीं, देखिए, कंबल अभी नहीं वितरण हो रहा है। अच्छी बात यह है विपिन भाई के सोशल मीडिया का ज़माना है और सबसे अच्छा इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले 20 साल से काम करते आ रहे हैं। पिछले साल भी अगर आप देखेंगे और उससे पिछले साल भी 2000 में तो जो गया है अभी 2020 में, कंबल तो मैंने तब भी बांटे थे, तब मैंने 11,000 कंबल बांटे थे। मुझे लगा था कि 11,000 कम पड़ गए थे विधानसभा में, इस बार मैंने उसको बढ़ा के 25,000 किया है। ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा दूंगा। देखिए, एक मैसेज देना होता है समाज के अंदर, और मैं समझता हूँ राजनीति को कुछ लोगों ने अपना धंधा समझ लिया, अपनी जेब भरने का साधन। मेरे पास कोई सांसद या विधायक निधि नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने पास से कर रहा हूं, अपने संसाधनों से कर रहा हूं। और एक मैसेज ये देना है कि समाज में कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं खासतौर से उनको सामने आना चाहिए और जो भी समाज सेवा में है घर घर जाके लोगों की मदद करें। और हमने पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। दायरा हमने बढ़ाया है। हाँ, पहले ये था कि हम घर घर जाके नहीं कर रहे थे। जब हम वोट मांगने घर जा सकते हैं तो हम कंबल बांटने या कपड़े बांटने या राशन बांटने घर घर क्यों नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या धर्मवाद या जातिवाद पर लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो है इसको धर्मवाद और जातिवाद पर लेके आएगी, लेकिन हम लोग विकास की बात करेंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है कि धर्म के नाम पर और बिरादरी के नाम पर जब जब चुनाव होता है तो हमारे जो कोर इश्यूज़ हैं हमारे हिंदुस्तान के और हमारे प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और वही रीज़न है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं, अपनी विधानसभा की बात करूं, तो आप देखेंगे कि बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से जो हमारा जो युवा है वो स्मैक का जो नशा है वो कितना फैल चुका है, नशे में वो डूब चुका है। अगर युवाओं को अपनी पीढ़ी को संभालना है और हमें अपने देश का भविष्य अच्छा करना है, सबसे पहले तो हमें ये नशे का कारोबार है इस पर अंकुश लगाना होगा। हमें लोगों को रोज़गार देना होगा, हमें लोगों के जो भ्रष्टाचार है जो सरकारी महकमे में जो फैल चुका है उसको ख़त्म करना होगा, थानों में कितना भ्रष्टाचार हो चुका है उसको ख़त्म करना होगा। तभी हम एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ जाएंगे। और जो उज्ज्वल भविष्य है वो तभी आ सकता है जब समाजवादी की नीतियाँ प्रदेश में दोबारा से लागू होंगी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है वो विकास नहीं कर रही? वो तो फीते काटने का काम कर रही हैं। 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास कार्य हमने करे थे, जिसके शिलान्यास हो चुके थे और जिसका ब्लूप्रिंट बन के सब कुछ तैयार हो चुका था, जिस पे काम चल रहा था, उन्होंने दोबारा से जाके या तो नाम बदलने का काम किया है। और आप देखिए, नाम बदलने से होगा क्या? आप नाम बदलने से आप अपना जो हमारा जो राजस्व है, जो टैक्स का पैसा है, जो सिटीजन्स देते हैं, जो नागरिक हमारे, जो हम लोग जो टैक्स के शक्ल में जो टैक्स भरते हैं, जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं, आप उसमें करोड़ों सैकड़ों, आपने हज़ारों करोड़ रुपए आपने उसमें नाम बदलने के नाम पे आपने खर्च कर लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको ये बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, 2016 में उसका शिलान्यास तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। तो वो तो पहले से जो चीज़ हो चुकी है उसको अपना बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो विकास करा ही नहीं है। विकास तो जो हुआ था 2012 से 17 में इतना विकास हुआ था कि इन्होंने 5 सालों में हमारे योगी जी ने सिर्फ उसके फीते काटने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुआ था।
लेकिन आपकी जो पूर्व की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आज आप जिन सड़कों पर अपनी गाड़ियों में बैठकर सरपट दौड़ते हैं, उन सड़कों पर तो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक फुट के गड्ढे थे। नहीं, वो गड्ढे पता नहीं आपको कहाँ से दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एरोप्लेन उतारे गए, जंगी जहाज़ जो हैं, मिलिट्री के जहाज़ जो हैं उनको उतारा गया, MiG-71, MiG-16 वगैरह वो उतारे गए थे, आपने देखा होगा। साहिल भाई, मैं जनपद सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं। सहारनपुर में गड्ढे तो अभी भी हैं। मैं आपको बताऊं, आप हमारी विधानसभा में आप चलिए, नकुड़ विधानसभा के अंदर अगर आप जाएंगे, टोडरपुर की तरफ आप चलिए, शाहजहाँपुर से जो रोड हमारी वो कनेक्ट करती है पठेड़ की तरफ, वो वाली वहाँ पर जाइए, आप हमारे इधर की तरफ घूमिए, आप इंटरनल कहीं पे भी जाएंगे विपिन भाई, गड्ढों मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पर। कुछ हाँ, कुछ है, कुछ जो हमारे मंत्री जी के कुछ परिवार हैं, उन्होंने वहाँ पर विकास कार्य, जो उनके ख़ानदान के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, जहाँ पे रहते हैं वो गांव में, और जो उनके कुछ चंद लोग हैं उनके गांव में तो विकास हुआ है, कुछ जो चंद गांव की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो कहीं पे विकास ही नहीं हुआ है। आप गाँव की जो इंटरनल हालात हैं, जो कनेक्टिविटी है, कहीं से कहीं तक है ही नहीं। आप मेरे साथ कभी चलिएगा, एक दिन का वक्त निकालिए, मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े गड्ढे अभी भी हैं। भाजपाइयों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जो विपक्ष है, जो कृषि कानूनों पर लगातार राजनीति करने का काम कर रहा था, उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा कि जो 600 किसान जो इसमें जिनका बलिदान हुआ है इस कृषि कानून में, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस लेके वो आए थे एक बिल बनाने के लिए, और जिसके लिए बिल बना रहे हैं उनसे किसी से बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो देखिए किसानों से बात नहीं करेंगे। उद्योगपतियों की सरकार है, उनको जो सरकार बनानी है वो उद्योगपतियों की बनानी है, और वो उस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी वैसी बनाएंगे जिस प्रकार से वो किसानों की जेब से पैसा निकाल के उद्योगपतियों की जेब भरे। जब उसका एहतजाज हुआ, जब उसका प्रोटेस्ट हुआ, और 1 साल से किसान जो सड़कों पे पड़ा हुआ था, उनसे बगैर पूछे आपने कानून बनाया, उनसे बगैर पूछे आपने कानून वापस लिया। मैं तो पूछता हूँ कि MSP का कानून क्यों नहीं बनाते आप? ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते जिससे कि किसानों का भला हो? उस पर तो वो चुप रहेंगे, वो इस तरह की बातें ही करेंगे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रहा। भाई विपक्ष के पास तो, विपक्ष की तो हमारा ये कर्तव्य है कि अगर कुछ सरकार गलत करेगी तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, और हम आवाज़ उठाते आए हैं, और आप उसका जो परिणाम है वो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, वहाँ पर तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सभी वहाँ पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आइडेंटिटी कार्ड देखकर लोगों को मारा गया, वहाँ किसी ने जाने की जहमत नहीं उठाई। इसके पीछे क्या कारण है? या ये सिर्फ जो है 2022 का विधानसभा चुनाव है, एक तरह से वोटों को अपनी ओर खींचना है, आकर्षित करना है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं उत्तर प्रदेश के भी फोकस रख के बात करना चाहूँगा। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो आपको पता है, अच्छा हुआ, अच्छी बात है आपने ये मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से हमारे जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने जो किसानों के ऊपर अपनी जो सत्ता के नशे में चूर होकर जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनकी हत्या करी है, उसके ऊपर आज तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनको हटाया जाता? क्यों नहीं उनको जेल में डाला जाता? क्योंकि 120B का मुकदमा तो उनके ऊपर ही बनता है कि हो सकता है उनके इशारे पर ही किया हो। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बाकी जो मतलब अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, क्या है उसमें जो पॉलिसी है, वो जब हमारी फ़िलहाल अभी हमारी जो शाखाएं हैं वो कश्मीर तक नहीं पहुंची हैं। फ़िलहाल हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो वो है फोकस है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आपका सेंटर का रास्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश को पहले हम जीतेंगे और उसके बाद सेंटर में भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री भी एक दिन बहुत जल्द ही बनने जा रहे हैं, और तब हम कश्मीर का मुद्दा भी सुलझाएंगे। यदि पार्टी आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका देती है तो आपका मुकाबला तो धुरंधरों से होगा। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी वर्तमान सरकार में आयुष मंत्री हैं, और इमरान मसूद मुस्लिम समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। देखिए, इमरान मसूद साहब, धर्म सिंह सैनी साहब पुराने नेता हैं, वो होते रहें, लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए एक शेर है कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मैं तो जी, हम समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कितने भी बड़े बड़े धुरंधर आ जाए, हम डरने घबराने वाले तो है नहीं। हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता के बीच में बने रहते हैं। और चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर सामने आ जाए, मैं आपको पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस बार जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, और नकुड़ विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ, जो 20 साल से नहीं हो पाया। 20 साल से हमारे बाहरी यहाँ पे हमारे विधायक हैं, माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं हमारी विधानसभा से नहीं आते, लोकल नहीं है। इस बार यहाँ पे लोकल विधायक बनेगा, समाजवादी से बनेगा, और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ से बनने जा रहा है।
डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो लगातार ये बात कहते हैं कि लगातार जनता मुझे चुन रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, अब की बार भी चुनाव मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं इस विधानसभा में लगातार विकास कार्य करा रहा हूँ। ऐसा करिए, उनसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो कहूँगा कि करें वो, और वो अपने जो 20 साल के जो विकास कार्य हैं वो बताइए आपसे। जैसे कि मैं एक बहुत ही आसान सा मैं आपको एक वो दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा जो कि समझ में आएगा सबको। 2020 और 2021 में लॉकडाउन लगा, वो आयुष विभाग के एक तरह से स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के अंडर आता है। कहाँ गायब थे हमारे मंत्री जी? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। मैंने तो मीडिया पे भी आके, सोशल मीडिया पे भी आके कई बार ये वाला सवाल उठाया कि मंत्री जी आप कहाँ पर हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत थी उसमें। तब कहीं से कहीं तक जब विकास दिखना चाहिए था तब तो दिखाई नहीं दिया। तकरीबन 20 साल से वो यहाँ पर वो हैं, विधायक हैं, और 15 साल से मंत्री हैं। क्या विकास कार्य उन्होंने करे हैं वो कम से कम जनता को पता तो चले, बता तो दें धरातल पे क्या करा है उन्होंने। कितने यहाँ पे डिग्री कॉलेज दे दिए, कितने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज दे दिए, कितने यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर खड़ी कर दी, कितना उन्होंने यहाँ पर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसे ही अच्छा कर दें कम से कम। छोटा सा एक्सीडेंट भी अगर होता है विपिन भाई, आप देखिए, या तो जाते हैं हम देहरादून या हम चले जाते हैं चंडीगढ़, या हमें जाना पड़ता है दिल्ली। हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होने के बावजूद, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुविधाएं क्यों नहीं है? ये सवाल मैं करना चाहूँगा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से। आपकी विधानसभा के 2-3 गांव यमुना पार हरियाणा की सीमा पर बसे हुए हैं और वहां के लोग लगातार उस यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं। पूर्व में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लोग जनप्रतिनिधियों से मांग करते रहे। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी उनकी मांग लगातार चली रही है। हालांकि मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुल जल्दी बन जाएगा। यदि पुल नहीं बनता है और आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बन जाते हैं तो किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होगा? देखिए, मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे इतना ज़ोर लगाऊंगा कि इसको मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 6 मंथ्स इसका अप्रूवल भी हो और इसको बनने, इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। जो काम 20 साल से नहीं कर पाए हैं और वहाँ की ये बहुत बड़ी समस्या है। जो आप पुल की बात कर रहे हैं, आहलनपुर घाट से जो पुल बनना है, आहलनपुर घाट वाला जो पुल है उसको 20 साल से ये डिमांड उठती आ रही है। मंत्री जी केंद्र में भी सत्ता में हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश में भी हैं। अगर ये चाहते तो ये महीनों में बना सकते थे उस पुल को, लेकिन इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि विकास कार्य ना हो, यहाँ पर जो चुनाव हो वो धर्म और बिरादरी के नाम पर हो जाए और ये 5वीं बार यहाँ से विधायक बन जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार यहाँ पर एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर है और इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता साहिल खान, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।